सत्ता में आज हम सबसे पहले आपको उन पहाड़ प्रेमियों से लेकिन मिलवाते हैं जो अपने परिवार या दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए किसी ना किसी हिल स्टेशन पर गए हैं। लेकिन साथ ही आज उन पहाड़ों का दर्द भी आप महसूस कीजिएगा जिनकी सांसें इस वक्त गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें देखकर फूल रही है, बेहिसाब लोगों की मौजूदगी से जिनका दम घुट रहा है। आज हमने मनाली से मसूरी तक और शिमला से नैनीताल तक लगे भीषण जाम का वीडियो विश्लेषण किया है। इसमें हम आपको रील युग वाला वो पहाड़ प्रेम दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर कुछ रील स्क्रॉल करने के बाद उमड़ता है और फिर लोग बिना सोचे समझे अपना बैग पैक करते हैं और ऐसे जाम का हिस्सा बनने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। इस वक्त जो लोग पहाड़ों में फंसे हैं उनमें ऐसे लोगों की भी संख्या काफी ज्यादा होगी। लेकिन आज हम आपको मनाली, रोहतांग और केदारनाथ से आए कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपको ये तय करना है कि क्या आप भी इस जाम का हिस्सा बनना चाहते हैं। सोचिए, आपने घर में किसी पार्टी का आयोजन किया है, करीब 100 लोगों के खाने पीने का इंतजाम है, लेकिन अचानक से घर में 500 लोग आ जाएं तो क्या होगा? आपके घर का और आपकी किचन का इकोसिस्टम क्रैश हो जाएगा। घर में लोगों को बैठाने की जगह खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही इस वक्त हमारे देश के पहाड़ों के साथ भी हो रहा है। सबूत के तौर पर रोहतांग से आई कुछ तस्वीरों को देखिए, जहां लोग गर्मी में ठंड का एहसास करने के लिए गए थे, लेकिन जाम की गर्मी झेल रहे हैं और सड़कों पर ही कैद होकर रह गए हैं। मनाली और रोहतांग के रूट पर इस वक्त गाड़ियों की बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, जिसमें लोग 1 से 2 नहीं बल्कि कई घंटों से फंसे हुए हैं। एक डराने वाली तस्वीर उत्तराखंड के विष्णुप्रयाग से भी आई है, जहां 4 धाम यात्रा के मार्ग पर 2 से 3 या 5 किलोमीटर नहीं बल्कि 20 से 25 किलोमीटर का भीषण जाम लग गया है। जोशीमठ में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहां सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतार दिखी और इस जाम में अटके लोगों को इंतजार देखा कि कब उनकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब पहाड़ों पर जाम वाला चिंता कार्ड भी देख लीजिए। मनाली से रोहतांग के बीच 50 किलोमीटर के रूट पर भयंकर जाम लगा है। सामान्य दिनों में इस दूरी को तय करने में 2 से 3 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन इस वक्त इस 50 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लग रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति उत्तराखंड के मसूरी की भी है। यहाँ भी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि जिस 2 से 3 किलोमीटर के सफर को तय करने में 15 से 20 मिनट लगते थे, वहीं उसमें अब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग रहा है। पहले आप हिमाचल प्रदेश के मनाली में जाम में फंसे लोगों का दुख भी देखिए, फिर आपको उत्तराखंड के पहाड़ों पर लेकर चलेंगे जहां ज्यादातर हिल स्टेशन पैक्ड हैं। ग्रुप में निकले थे और हमें आने में अभी लगभग 12 साढ़े 12 हो गई है। अब देखा जाए तो इतना 7 घंटा हो गया है ये, और कितना 50-60 किलोमीटर के लिए हम लोग को इतना टाइम लगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जैसे ही रोहतांग के एकदम बेस में हम पहुंचे, लाइक 5-6 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई हैं। लोग भी ऐसे हैं कि ज़बरदस्ती आगे रॉन्ग वे में गाड़ी फंसा रहे हैं। ट्रैफिक की वजह से हम तो सारे प्लान्स खराब हो गए। जो आगे की हमारी फ्यूचर प्लानिंग थी, जहाँ हमने ऑलरेडी पैसा दे रखे हैं, राइड्स एंड ऑल, जो टाइम हमने बुक किया, सब गया वो सब। हम इस ट्रैफिक की वजह से डिले हो गया। सुबह 5:15 पे निकल गए थे और अभी हो रहे हैं 12:30, तो ऑलरेडी 7 साढ़े 7 घंटे हो चुके हैं हमको निकले हुए। हम अभी भी रोहतांग पूरे नहीं पहुँचे हैं, थोड़े से दूर हैं मेन रोहतांग से। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, एक पॉइंट के बाद तो इतना ज़्यादा है कि हम पैदल चल चल के आ रहे हैं और हमारी जो ट्रैवलर है वो धीरे धीरे पीछे पीछे आ रही है। हमारा जो मई जिन में टूरिस्ट पहुंचता था वो जो पहुंच रहा है वो तो आ रहा है, बेचारा वो पूरे ट्रैफिक में ही फंस रहा है। सुबह 6 बजे निकल रहा तो लगभग 3 से 4 घंटे वो ट्रैफिक में ही फंस रहा है, और उसको ना खाने पीने का प्रबंध हो रहा है और ना ही उसको कहीं खेलने का प्रबंध ढंग से हो रहा है। तो वो आ रहा है तो केवल 10 मिनट के लिए आ रहा है, बर्फ छू के जा रहा है। और यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ है, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो लगभग आपकी 10% भी नहीं लग रही है। टूरिस्ट मतलब क्या ख्वाब लेके आ रहा है नीचे से, और यहाँ पर उनको क्या मिल रहा है। बिजनेस को सर हमारे को बहुत काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इसमें। बहुत ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकती। करीब हम कल रात को 2-2.5 घंटे वहाँ फंसे रहे मनाली आने से पहले। पुलिस की व्यवस्था ढंग की ना होने के कारण जाम लगता है। जाम लगता है तो लोगों के पास आज की डेट में समय नहीं है, लेकिन अगर बही दिए आधा दिन कहीं जाम में फंसे रहें तो पर्यटकों का अनुभव अच्छा नहीं जाता।
उत्तराखंड के ज्यादातर हिल स्टेशन दिल्ली एनसीआर के करीब हैं, इसीलिए यहाँ के पहाड़ भी सैलानियों की बेपरवाह ख्वाहिशों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये सोचने को मजबूर कर रही हैं कि क्या वाकई में पहाड़ अचानक से आए इतने बोझ को झेलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इस वक्त 4 धाम यात्रा भी चल रही है, इसीलिए वीकेंड पर ट्रैफिक का ये प्रेशर डबल हो गया है, जिसकी वजह से 20 किलोमीटर लंबे जाम की स्थिति बन गई है। उत्तराखंड के विष्णुप्रयाग से करीब 15 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन दिखी। मसूरी के पहाड़ों पर भी करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लाइब्रेरी चौक और केम्प्टी रोड पर वाहन रेंगते हुए नजर आए, क्योंकि पहाड़ों में लगातार गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालात ये हो गए हैं कि नैनीताल में बाइक की एंट्री पर अस्थायी तौर पर रोक लगानी पड़ी है। यहां भी बताया जा रहा है कि होटल और होम स्टे लगभग पूरी तरह पैक हो चुके हैं। इन तस्वीरों और इस चिंताजनक नोटिफिकेशन के बाद अगर आप भी पहाड़ों पर जाने का कोई प्लान बना रहे हैं तो आपको एक बार फिर सोचना चाहिए। एक और बड़ी बात, लोग पहाड़ों पर पहले जाम का दर्द झेलकर पहुंच रहे हैं और फिर शहर में उनकी जेब को भी झटका लग रहा है। इसकी वजह है होटल के टैरिफ। जो कमरा सामान्य दिनों में 2 से 3 हज़ार रुपए में मिलता था, वहीं अब 8 से 10 हज़ार रुपए तक पहुंच गया है। मसूरी, शिमला, नैनीताल और मनाली तक होटलों के रेट अचानक कई गुना बढ़ गए हैं। मतलब अगर आप अभी पहाड़ों में घूमने के लिए जा रहे हैं तो जाम के साथ साथ आपको महंगे होटल का भी सामना करना पड़ सकता है। पहाड़ों पर गाड़ियों का जाम है तो केदारनाथ में श्रद्धालुओं का जाम लग गया है। सोशल मीडिया पर केदारनाथ के जुड़ाने वाले वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें लोगों की भयंकर भीड़ दिख रही है। लोग ठीक से आगे तक नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वहां बारिश जैसी स्थिति भी बन रही है। इसीलिए ये तस्वीर लोगों को और डरा रही है। आंकड़े ये बताते हैं कि यात्रा शुरू होने के मात्र 39 दिनों के अंदर केदारनाथ में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। इतनी जाम लगी हुई है दोनों तरफ से, ना इधर से जाने को रास्ता ना उधर से आने को। बताओ, कम से कम 2 घंटे से सब लोग फंसे हैं। ना उधर से कोई आ पा रहा, ना इधर से आ जा पा, केवल घोड़े आ जा रहे हैं बस यहाँ के। वैसे आज ये भी सोचना जरूरी है कि जो लोग गाड़ियों में भर भर कर पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, उसमें किस तरह से पहाड़ों का इकोसिस्टम तहस नहस हो रहा है। और जब ये लोग वापस जाएंगे तो क्या छोड़कर जाएंगे। ये लोग अपने पीछे छोड़ जाएंगे प्लास्टिक और कई टन कूड़ा। यही हमेशा होता रहा है। सोचिए, अचानक हजारों की संख्या में पहुंचने से किस तरह से हिल स्टेशन पर बिजली और पानी की आपूर्ति का अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। यानी एक तरह से अचानक देश के अलग अलग हिल स्टेशन पर सैलानियों की जो बारिश हुई है वो पहाड़ों के लिए एक तरह का बोझ है, जो पहाड़ों के पूरे इकोसिस्टम को क्रैश करने का काम कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पहाड़ों पर आने वाला एक पर्यटक मैदानी इलाकों की तुलना में लगभग 2 से 3 गुना अधिक कचरा करता है, जिसमें से ज्यादा प्लास्टिक, कैन और बोतलें हैं। पहाड़ों में आने वाला एक टूरिस्ट औसतन 500 ग्राम से 1.5 किलोग्राम तक कचरा छोड़ जाता है। CSE की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हिमालयी राज्यों में हर साल लाखों टन कचरा पैदा हो रहा है, जिसका केवल 30 से 40% ही प्रोसेस हो पाता है। बाकी का 60% कचरा पहाड़ों की ढलानों या नदियों में फेंक दिया जाता है। इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि पहाड़ों पर यह भीड़ क्यों खतरे की घंटी है। इसीलिए रील युग वाले इस पहाड़ प्रेम को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रशासन को कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे, जैसे हिल स्टेशन की क्षमता के हिसाब से लोगों को एंट्री दी जाए। शहर में सिर्फ उन्हें जाने की अनुमति मिले जिनकी होटल की बुकिंग पहले से कंफर्म है। हालांकि इस नियम का पालन कई जगह पर अभी किया जाता है। इसके अलावा हिल स्टेशन पर आने से पहले कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि कितने लोग वहां पहुंच रहे हैं। मौसम, ट्रैफिक और पार्किंग के लाइव अपडेट के इंतजाम भी होने चाहिए, जिससे लोग भी अलर्ट रहें। साथ ही कोई टूरिस्ट हेल्पलाइन नंबर बनाया जाए, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। इसके बाद ही पहाड़ों के जाम वाले इस दर्द को कम किया जा सकता है। हम आपको आज ये भी बताते हैं कि इस भीड़ को देखकर क्यों आज पहाड़ों को अंग्रेजों के कानून की याद आ रही होगी, जब बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सख्त नियम बनाए गए थे।
पर्यटन पर नियंत्रण के लिए भारी टैक्स लगाया जाता था। लेकिन आज के समय में नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशनों की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज की तारीख में पहाड़ों पर कितना प्रेशर है, इसे समझाने के लिए एक और सत्ता की कुंजी आइए खोलते हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अंग्रेजों के समय में मसूरी का बाजार 3 महीने बंद रहता था, लेकिन अब मसूरी के बाजार कभी भी बंद नहीं होते और अब पूरे 12 महीने वहां पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। 1901 में मसूरी की आबादी 6,500 से भी कम थी, लेकिन मौजूदा वक्त में मसूरी की आबादी 45,000 से ज्यादा है। इसी तरह 2001 में नैनीताल की आबादी घनत्व 198 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर था, लेकिन अभी आबादी घनत्व 225 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये पहाड़ आबादी वाला तनाव पहले से झेल रहे हैं और अब इन्हें टूरिस्ट वाला तनाव भी देखने को मिल रहा है। अब हम आपको एक डरावना वीडियो दिखाते हैं जो आज राजस्थान के चूरू से आया है। इसमें जाम तो नहीं है, लेकिन मौसम का एक ऐसा रौद्र रूप है जिसे देखकर आज चूरू के लोगों में डर का बवंडर उठने लगा। राजस्थान के 5 जिलों श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर में आज दोपहर रेतीला बवंडर आया। इससे करीब 200 वर्ग किलोमीटर के एरिया को प्रभावित किया। इसकी शुरुआत हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर से हुई और फिर चूरू से डरावनी तस्वीर सामने आई। पहले 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। दिन में ही अंधेरा छा गया। आसमान में धूल और रेत का इतना विशाल गुबार उठा कि उसने पूरे सूरज को ढक दिया। दिन में लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ गई। इसके कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग भागकर घरों में जाते हुए दिख रहे हैं और घरों को बंद कर लिया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसी भयानक आंधी लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसका असर ऐसा हुआ कि कई पेड़ उखड़ गए, लाइट पोल टूट गए। फिलहाल किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं आई है। सरदार सर, मैं देखो क्या हाल हो रहे, बहुत भयंकर आई है यार, बहुत तगड़ी भयंकर है। पहली बार देख रहे हैं इसी आंधी। ओए होए होए होए, अरे साइड छोड़ के कमरा में बैठ जाओ, बहुत कसूती आ गई है। सत्ता में अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पत्थरबाजी, थप्पड़बाजी, नारेबाजी वाली चिंगारी है। आपको हंगामेदार तस्वीरों के साथ ये बताते हैं कि कैसे आज बंगाल में सियासी कलेश वाला सुपर शनिवार रहा। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से मारपीट हुई। उन पर अंडे फेंके गए, थप्पड़ मारे गए, शर्ट फाड़ी गई, उनके सामने चोर चोर के नारे लगाए गए। स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहनकर निकाला गया, सेंट्रल फोर्स को बुलाया गया। आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी चुनावी हिंसा में घायल टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। इसी दौरान उन पर यह हमला हुआ था। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये लोग उनको मारना चाहते थे। जिस वक्त हमला हुआ, मौके पर एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था। ये भी बताया गया कि हेलमेट की वजह से उनका सिर बच गया। हालांकि चेतावनी भी दी है कि ऐसे हमलों से वो नहीं डरेंगे। अभिषेक बनर्जी ने इन हमलों के खिलाफ अदालत जाने की चेतावनी भी दी है। सवाल राजनीति से लेकिन अब कहीं आगे बढ़ा है। ये कौन लोग हैं जो अभिषेक बनर्जी पर हमला कर रहे हैं? जैसा कि आरोप लगाया गया है, पहले से उन पर हमले की प्लानिंग की जा रही थी। स्थानीय पुलिस तमाशबीन बनी हुई थी। वैसे बंगाल में हंगामा, हिंसा, मारपीट, पत्थरबाजी कोई नई बात नहीं है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल में हिंसा के बदलते रुख को बयां कर रहा है। यहाँ की राजनीति में चुनावी और राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन अमूमन ये जमीनी कार्यकर्ताओं तक सीमित रहता था। सवाल यह है कि शीर्ष स्तर के नेतृत्व को टारगेट करने के मायने क्या हैं? पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अभिषेक बनर्जी का कद इस समय बहुत महत्वपूर्ण और चर्चा के केंद्र में है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे होने के साथ साथ पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता और अघोषित उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये हिंसा और मारपीट का नया ट्रेंड है? Sir, who are these hooligans? All BJP sponsored. अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं, अब देखिए पुलिस कहीं नहीं है। सिक्योरिटी के लोग भी है, जो 2 लोग मेरे साथ तैनात है, तो वो लोग भी अगर
अपने ऊपर सुपीरियर्स को बता रहे हैं, फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे, और इसको बंद करने का कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से है ही नहीं। ये साफ करता है भाई, ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और 2-4 लाश गिरे तब इन लोग को सुकून मिलेगा या कलीजे में ठंडक पहुंचेगा। तो इनको जो करना है करने दीजिए, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे एंड आई विल गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइट दिस केस। अब ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं उनसे जरा जाके पूछिए, हमारे पास सारा वीडियो एविडेंस है। यहाँ पास में कम्युनिटी हॉल है, सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं, घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में, क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। आपको बता दें कि जिस अभिषेक बैनर्जी को दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर इलाके में जाना था, उसे बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहां टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला रहा है। चुनाव के दौरान और बाद में राजनीतिक हिंसा यहां होती रही है। इस बार भी चुनाव के बाद सोनारपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर में आग लगा दी गई थी, जिसका आरोप स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। इससे पहले आज ही अभिषेक बैनर्जी को पश्चिम बंगाल सीआईडी ने कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में समन भेजा है। उन्हें सोमवार दोपहर 12 बजे सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पीटीआई के मुताबिक सीआईडी अधिकारियों ने शनिवार को उनके कालीघाट स्थित आवास पर जाकर नोटिस सौंपा। अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले के बाद सियासी कलेश भी शुरू हो गया है। टीएमसी की तरफ से सीधे बीजेपी को टारगेट किया गया। टीएमसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा, आज जो कुछ हुआ उससे बीजेपी की राजनीति का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। अभिषेक बैनर्जी पर हमला ये बताता है कि कानून व्यवस्था कितनी तेजी से बिगड़ी है। अगर दिन दहाड़े विपक्ष के एक मौजूदा सांसद को निशाना बनाया जा सकता है, तो फिर आम नागरिकों के लिए क्या ही उम्मीद बचती है। क्या बीजेपी के लोकतंत्र का यही मतलब है? क्या यही वो सुशासन है जिसका गुणगान करते हुए पीएम मोदी कभी नहीं थकते? अब हिंसा, डराना, धमकाना और राजनीतिक गुंडागर्दी बीजेपी के शासन की मुख्य पहचान बन चुके हैं। बंगाल देख रहा है, भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। इसके जिम्मेदार लोग जवाबदेही से नहीं बच सकते। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा कि शासक ही हत्यारे बन रहे हैं। विपक्ष के कुछ दूसरे नेताओं ने भी अभिषेक बैनर्जी का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अभिषेक बैनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया है कि वो नफरत भरी, नकारात्मक, हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती है। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से भी आई। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि हम इस घटना की निंदा करते हैं। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है। बीजेपी सरकार में ये सब स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले तो मैं निंदा करूंगा, क्योंकि मैं जनता से अपील करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना ले। लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस के हाथ में छोड़े, पीसफुल रखे, शांति बनाए रखें। ये पता है हमें भी कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, स्पेशली अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बंगाल की जनता के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि वो जब पावर में थे, जिस लहजे से जनता के साथ, आम आदमियों के साथ बात करते थे, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ, बीजेपी के सांसद, मेरे ऊपर जिस तरीके से और बहुत सारे हमारे नेताओं के ऊपर जिस तरीके की अटैक्स हुए हैं, उनके समय तृणमूल था। तृणमूल ने अपना समय जो करना था कर लिया। अभी बंगाल को हमें ठीक करना है, बंगाल को हमें सुधरना चाहिए। 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आए थे। उसके बाद से लगातार टीएमसी के कार्यकर्ता, नेता टारगेट पर हैं। उन पर हमले हो रहे हैं। उनके घर और दफ्तर पर तोड़फोड़ की जा रही है। आसनसोल, कूचबिहार, कोलकाता और उत्तर 24 परगना में कई हिस्सों में झड़पें भी हो चुकी हैं।
अब टीएमसी के बड़े नेता अभिषेक बैनर्जी पर अटैक किया गया तो सवाल है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन तो हो गया, वहां के हालात में परिवर्तन कब होगा। सत्ता में आगे बढ़ते हैं उस खबर के साथ जिसमें हिंदू मुसलमान वाली आग है, नफरती चिंगारियां हैं, हत्या है, दोस्ती का कत्ल है। आप सोचिए समाज किस ओर जा रहा है। 2 वारदात से आप समझ सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। यूपी के गाजियाबाद में असद फरहान ने सूर्या को मार डाला। खबर गाजियाबाद की जरूर है, लेकिन ये चिंता पूरे देश की है, हर शहर की है। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां मामूली विवाद में अरबाज नाम के युवक की हत्या की गई। यहां पर चाकू से कत्ल किया गया। हत्या करने वाले नाबालिग हैं। पहले आपको गाजियाबाद में हुए कत्ल की पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं। गाजियाबाद के खोड़ा में 17 वर्ष के युवक सूर्या की हत्या की गई। बकरीद के दिन चाकू मारकर हत्या। सूर्या की हत्या का आरोप उसके कई मुस्लिम दोस्तों पर है। मुस्लिम दोस्त असद, आतिफ और फरहान पर हत्या का आरोप है। दोस्तों ने फोन कर सूर्या को घर से बुलाया। मृतक की मां का आरोप है कि अभियुक्तों ने कहा कभी बकरा कटते हुए देखा है। गली में घेर कर हत्या की गई। पुरानी रंजिश की वजह से हत्या का आरोप है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक की मां की मांग है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकियों की तलाश हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि पुरानी रंजिश में यह हमला किया गया है। पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। मेरे भैया मैं खत्म हो गया। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 28 मई यानी बकरीद के दिन सूर्या को नवनीत विहार की गली नंबर 1 से असद और उसके दोस्तों ने बुलाया और गली नंबर 3 में ठीक इसी जगह पर सूर्या को चाकू मार दिया गया। मैं सबको फ़ोन करके बुलाया गया था, बोल रहे थे आ जाओ बकरा ईद है, घूमेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, मिलेंगे। सूर्या से बोलता है असद तूने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा? सूर्या ने बोला नहीं। उसके बाद बोला आज मैं तुझे दिखाऊंगा। फिर उनके बाद इनकी बहसबाजी होने लगी 5 नंबर गली के पास। इनकी हाथापाई हुई, हमने बचाया, इन्हें रोका। फिर उसके बाद इसे गले में हाथ डाल के ले गया, चाकू वाकू मार के भग गए ये सारे लड़के। आरोपियों को सख्त से पकड़ना चाहिए। मुझे मेरी दरख्वास्त सभी से, योगी मोदी से यही दरख्वास्त है। मुझे खून के बदले खून चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा गया है, मुझे भी उसका बच्चा ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा चिराग घर का चला गया। ये लोग पहले से परिचित थे। बाइक चलानों को लेकर विवाद हुआ था जिसमें चाकूबाजी की घटना हुई थी। क्या परिवार वालों की मांगें थीं और क्या क्या मांगें मानी गई? आर्थिक सहायता, व्यक्तिगत सुरक्षा और कानूनी सहायता के संदर्भ में उनकी जो मांगें थी उसको प्रशासन के द्वारा मान लिया गया है और उस संदर्भ में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है या पकड़ा गया है? शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। थाना क्षेत्र खोड़ा में दिनांक 28 मई को हुई घटनाक्रम में तत्काल ही परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और आज उसी क्रम में थाना खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना संबंधित 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। दोस्ती भी थी और फिर पुराना झगड़ा भी, लेकिन बकरीद के दिन हत्या हुई। मुस्लिम युवकों ने हिंदू युवक की जान ली तो राजनीतिक चिंगारियां तो भड़कती ही थी। दोनों पक्ष के लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद को इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दिख रहा है। वैसे इस संगीन मुद्दे पर राजनीति हो रही है, सिर्फ 85 सेकंड में आप भी देखें। वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस्लाम तो बिल्कुल भी ऐसी तालीम नहीं देता। अपनी तो जाती ना नुकसान किया, ना इच्छाओं की कुर्बानी दी और फिर दूसरे का जाके कत्ल किया, तो ये इससे बुरा काम और इससे बड़ा जुल्म कोई हो नहीं सकता है। इन ऐसे दोषियों, अपराधियों के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। जिस तरह से बकरे को काटते हैं, मुझे लगता है कि वही मानसिकता उनके ऊपर हावी हो गई। हिंदू समाज को भी इससे बेहद सावधान रहना पड़ेगा। किसी भी तरह का जिहादियों के साथ व्यवहार करना, दोस्ती करना, प्यार की बातें करना, अब ये लगता है कुछ बेईमानी सा होता चला जाएगा। जिन लोगों ने भी अपराध किया है, चाहे वो किसी धर्म, किसी जात के हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से धोखे से किसी निरीह नाबालिग बालक की हत्या कर दी जाए, अपराधी कहीं भी होंगे, ये योगी सरकार है।
इसमें अपराधी बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये लॉ एंड ऑर्डर की सरकार मानी जाती है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पूरी गंभीरता और ईमानदारी से काम हो रहा है। और अब बात करते हैं दिल्ली में कत्ल की। यहाँ एक मुस्लिम युवक की मामूली विवाद में हत्या की गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अरबाज की हत्या की गई। बताया जा रहा है कि अरबाज के भाई के सामने चाकू मारकर उसकी हत्या की गई है। सिगरेट लाने के विवाद में हत्या का आरोप है। 3 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक अभियुक्त के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया है। दिल्ली और गाजियाबाद से आई दोनों खबर से संदेश यही है कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। ये बात किसी भी घटना को हिंदू मुस्लिम करने वालों को समझनी चाहिए। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गुजरात के गिर जंगलों में, जहां लगातार हो रही शेरों की मौत चर्चा और चिंता का विषय बनी हुई है। गिर के जंगलों को एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। वो शेर जिन्हें आमतौर पर बब्बर शेर भी कहते हैं। ये वैसे तो अपनी दहाड़ और ताकत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये शेर बेबसिया वायरस के संक्रमण के आगे बेबस हैं। यहाँ पिछले कुछ दिनों में 8 शेरों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5 शावक शामिल हैं। हालात यह है कि इस खतरनाक वायरस से बचाने के लिए शेरों को क्वारंटीन कर दिया गया है। 10 किलोमीटर के इलाके में वन विभाग विशेष निगरानी कर रहा है। जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अगले 3 से 4 दिन में आ सकती है। अभी तक आशंका यही है कि शेरों की मौत बेबिसिया संक्रमण से हो रही है। ये कीड़ों के जरिए फैलने वाला एक खतरनाक संक्रमण है। इससे संक्रमित जानवरों की इम्यूनिटी तेजी से कम हो जाती है। शेरों में खून की कमी और आरबीसी कम हो जाते हैं। इस वजह से संक्रमित शेर तेजी से कमजोर होने लगते हैं। उनकी नाक और आंखों से पानी गिरने लगता है। लगातार खांसी और बुखार की शिकायत होती है। वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने बताया है कि हालात पर नजर रखी जा रही है। पिछले 2 से 3 दिन में हालात सुधरे हैं और किसी भी शेर की मौत नहीं हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। 10 किलोमीटर रेंज में बाल सिंह कब्ज की डेथ का समाचार आया था। राज्य सरकार ने तुरंत कदम उठा के ये जो मृत बच्चे थे उनका सैंपल लिया गया और ये अलग अलग तरह के सैंपल गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में आज अंडर जांच है। जो सिम्टम है वो सिम्टम के आधार पर वहाँ ट्रीटमेंट की जा रही है। 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी लायन थे उसको आइसोलेट कर दिया गया है। और ये जो बेबिसिया जो वायरस होते हैं वो एक चिचड़ी नाम की एक पैरासाइट जंतु होते हैं जो चिपक जाते हैं जानवर पर। उसकी वजह से वायरस स्प्रेड होता है। तो ये चिचड़ी को दूर करने के लिए डीटिकिंग जो प्रोसेस है वो गिर सेंचुरी एरिया में और सेंचुरी के बाहर आज के दिन में किया जा रहा है। इससे पहले 2018 में भी एक वायरस से 1 महीने के भीतर 11 शेरों की मौत हुई थी। तब मौतों की वजह कैनाइन डिस्टेंपर वायरस और प्रोटोजोआ संक्रमण का मिश्रण माना गया था। हालांकि पिछले 5 वर्षों में गिर जंगलों में एशियाई शेरों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2025 में गुजरात में शेरों की संख्या 891 बताई गई, जो 2020 में सिर्फ 674 थी। मीटर बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।